हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे। जैसा हमारा टॉपिक चल रहा था ब्लड का, ठीक है, और उसमें हमने बात की थी किसकी, आरबीसी की, उसके स्ट्रक्चर की, साइज एंड शेप की बात की थी, है ना, और आरबीसी के फंक्शनिंग की बात की थी। आज हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, डब्ल्यूबीसी की, ठीक है। डब्ल्यूबीसी हम सभी जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कणिका या श्वेताणु, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, है ना। तो जैसा हमने लास्ट क्लास में आरबीसी का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है, उसके बाद उसकी फंक्शनिंग देखी थी। हम सभी जानते हैं डब्ल्यूबीसी जो कि हमारे शरीर में क्या करती है, प्रतिरक्षा को उत्पन्न करने का कार्य करती है, ठीक है, हमें फॉरेन पार्टिकल से क्या करती है, बचाने का कार्य करती है, हमारी सुरक्षा करती है। तो आज हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी में हम देखें सबसे पहला, तो यहाँ पे ल्यूकोसाइट जो है वो रक्त में पाई जाने वाली क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोशिका है। क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोशिका। ल्यूकोसाइट रक्त में उपस्थित सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इनके शरीर की ये क्या करती हैं, शरीर को इन्हें शरीर की डिफेंस, मोबाइल डिफेंस भी कहा जाता है। तो क्योंकि ये क्या करती है, प्रतिरक्षा प्रदान करती है शरीर को। और इनका जो आकार है वो क्या होता है, आरबीसी से बड़ा होता है। इनका आकार आरबीसी से बड़ा होता है। हमने जैसे लास्ट क्लास में पढ़ा था, आरबीसी जो है उसमें क्या होता है, केंद्रक जो है वो अनुपस्थित होता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, ये केंद्रक युक्त होती है, इनमें केंद्रक पाया जाता है, ये केंद्रक युक्त होती है, लेकिन इनकी जीवन अवधि कम होती है। ठीक है, केंद्रक युक्त होती है और इनकी जीवन अवधि जो है वो क्या होती है, इनकी लाइफ साइकिल है जो क्या होती है, कम होती है। अब हम बात करें यहाँ पे इसकी संरचना की, ठीक है। संरचना के बारे में हम देखें तो डब्ल्यूबीसी जो है, ठीक है, उसकी संरचना कैसे होती है, तो इनमें केंद्रक और सेंट्रियोल पाया जाता है। ये कैसे होती है, यह केंद्रक एवं सेंट्रियोल युक्त होती है। लेकिन जब ये वयस्क हो जाती है तो इनके अंदर जो है वो क्या होता है, सूत्री विभाजन, मतलब कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है। कब, जब ये वयस्क हो जाती है तब इनके अंदर क्या होता है, सूत्री विभाजन नहीं पाया जाता। अब सामान्य कोशिकाओं की तरह इनमें भी क्या पाए जाते हैं, कोशिका अंग पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल जो है वो इनमें प्रेजेंट होते हैं। सामान्य कोशिकाओं की तरह इनमें कोशिकीय अंग पाए जाते हैं। और ये कैसे होती है, आरबीसी की तुलना में संख्या में कम होती है, लेकिन आकार में कैसे होती है, बड़ी होती है। यह संख्या में आरबीसी की तुलना में कम होती है। ठीक है, आरबीसी की तुलना में कम होती है। और इनका आकार देखिए, इनका सामान्य आकार जो है वो कितना होता है, 8 से 15 मिनट। सामान्य आकार
8 से 15 माइक्रोन होता है। यहाँ हमने बात की जनरल WBC की, इसकी संरचना की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी संख्या की। ठीक है, संख्या में हम देखें तो इसकी संख्या जो है, एक स्वस्थ मनुष्य में इसकी संख्या कितनी होती है? 6 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर। एक स्वस्थ व्यक्ति में इनकी संख्या 6,000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। और बच्चों में WBC की संख्या जो है वो क्या होती है? वयस्क से अधिक होती है। बच्चों में WBC की संख्या वयस्क से अधिक। अब हम बात करें यहाँ पे, अगर WBC की संख्या में वृद्धि होती है तो इसे क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, ये देखो, ये जो क्वेश्चन है, जैसे ल्यूकोसाइटोसिस हो गया, ल्यूकोपीनिया हो गया, है ना, तो ये एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं। ल्यूकोसाइटोसिस किसे कहा जाता है, ल्यूकोपीनिया किसे कहा जाता है? तो WBC की संख्या में वृद्धि को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। WBC की संख्या में वृद्धि ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। और जब WBC की संख्या जो है वो आवश्यकता से अधिक हो जाए, ठीक है, तो ये हमारे बॉडी पे क्या निरूपित करता है या क्या इंडिकेट करता है? रक्त कैंसर को निरूपित करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। रक्त में अत्यधिक WBC की संख्या या WBC का उपस्थित होना रक्त कैंसर को निरूपित करता है। अब हम बात करें जैसे संख्या में वृद्धि को तो क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। जबकि WBC की संख्या में कमी को क्या कहते हैं? ल्यूकोपीनिया। WBC की संख्या में कमी ल्यूकोपीनिया कहलाती है। जो टाइफाइड एवं ट्यूबरक्लोसिस के समय क्या उसमें देखी जाती है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, तो जो WBC है, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन देते हैं, उसको किस प्रकार से अलग अलग भागों के अंदर, मतलब अलग अलग सेल्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो वर्गीकरण देखें तो WBC जो है या ल्यूकोसाइटोसिस, इसको दो अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित किया गया है। सबसे पहली है ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है, और दूसरी है एग्रेन्युलोसाइट। अब ग्रेन्युलोसाइट नाम से ही हमें पता चल रहा है कणिकामय कोशिकाएं। कैसी कोशिकाएं? कणिकामय कोशिका। और एग्रेन्युलोसाइट में हम देखें तो ये कैसी होती है? अकणिकामय कोशिकाएं।
ग्रेन्युलोसाइट में देखें तो ग्रेन्युलोसाइट जो है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें एग्रेन्युलोसाइट की, तो एग्रेन्युलोसाइट है वो भी किस प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ठीक है। अब ये जो एसिडोफिल्स है वो लगभग 1 से 4% भाग बनाती है डब्ल्यूबीसी का। बेसोफिल जो है वो 0 से 2% भाग बनाती है। न्यूट्रोफिल जो है वो 60 से 70% भाग को बनाती है। लिम्फोसाइट जो है वो 25 से 30% भाग बनाती है इसका डब्ल्यूबीसी का। ठीक है। और मोनोसाइट है वो 5 से 12% पार्ट को बनाती है। अब यहाँ पे लिम्फोसाइट जो है वो भी कैसे होती है? 2 प्रकार की होती है, स्मॉल एंड लार्ज। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, स्मॉल एंड लार्ज लिम्फोसाइट। अब हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे किसकी? ग्रेन्युलोसाइट की। ग्रेन्युलोसाइट में हम देखें, हमें नाम से ही पता चल रहा है ये कोशिकाएं कैसे होती है? कणिका में। ठीक है। तो इन कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में क्या पाई जाती है? अनेक कणिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनेक कणिकाएं पाई जाती हैं। इनका केंद्रक 2 से 5 पिंडों का बना होता है। इसलिए इन्हें पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ठीक है। क्या होता है? 2 से 5 पिंडों का ये मिलकर बना होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। किसको? ग्रेन्युलोसाइट को। देन हम बात करें, इनका निर्माण जो है वो लाल अस्थि मज्जा के रेटिकुलर कोशिका या माइलोब्लास्ट कोशिकाओं में होता है। इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा की रेटिकुलर कोशिकाओं द्वारा रेटिकुलर कोशिकाओं या माइलोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा होता है। ठीक है। इनका जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है? लाल अस्थि मज्जा की रेटिकुलर कोशिका या माइलोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा होता है। किसका? ग्रेन्युलोसाइट का। देन अब हम बात करें अभिरंजन के आधार पर, मतलब कि इनका जो अभिरंजन होता है, ठीक है, इसके आधार पर ये क्या होती है? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अभिरंजन के आधार पर प्रकार, ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट के।
है ना। और ये कितने होते हैं, 3 प्रकार। सबसे पहला इसके अंदर है कौन सा, जैसा हमने लाइन डायग्राम में देखा था, इओसिनोफिल्स, ठीक है, या बेसोफिल्स, सॉरी एसिडोफिल्स। और इओसिनोफिल्स, ठीक है। अब ये जो कोशिकाएं होती है वो लगभग कुल WBC का कितना प्रतिशत भाग बनाती है, 1 से 4% पार्ट बनाती है। यह कुल WBC का 1 से 4% भाग बनाती है। इसका व्यास 10 से 12 माइक्रोन होता है। कितना होता है, 10 से 12 माइक्रोन होता है। केंद्र 2 बिंदुओं का बना हुआ होता है, ठीक है। जैसे ग्रेन्युलोसाइट में इनका केंद्र क्या होता है, 2 से 5 बिंदुओं का, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर। और ये भी टाइप किसका है, इसी का है। तो इसका जो केंद्रक है वो कैसा होता है, 2 बिंदुओं से मिलकर बना होता है। इसका केंद्रक 2 बिंदुओं से मिलकर बना होता है। दोनों पिंड जो है वो स्थिमस के द्वारा क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। इनका जो कोशिका द्रव्य में क्या होता है, बड़ी बड़ी एंजाइम युक्त कणिकाएं पाई जाती है, जो कि अम्लीय अभिरंजन द्वारा ही क्या होती है, अभिरंजन होती है, ठीक है। इनके कोशिका द्रव्य में बड़ी बड़ी एंजाइम युक्त कणिकाएं भी पाई जाती है। जो अम्लीय अभिरंजन द्वारा अभिरंजित होती है। इसलिए इसका जो नाम है वो क्या है, एसिडोफिल्स, ठीक है। एसिड के द्वारा, एसिड जो डाई होती है इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसको अभिरंजित किया जाता है। इसका जो औसत जीवन काल है वो कितना होता है, 8 से 12 दिन। इसका औसत जीवन काल 8 से 12 दिन होता है। और ये कैसी होती है, प्रकृति में अमीबीय प्रकार की होती है। यह अमीबीय प्रकृति की होती है। और इसी के साथ साथ ये फैगोसाइटिक प्रकार की नहीं होती है। अमीबीय प्रकृति की तो होती है, लेकिन फैगोसाइटिक प्रकार की नहीं होती है। ठीक है। यहाँ पे हमने देखा इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ हम देखते हैं किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो है, ठीक है, ये एसिडोफिल्स का स्ट्रक्चर है। इसका केंद्रक जो है वो कैसा होता है, 2 पिंडों के रूप में विभक्त होता है। 2 पिंडों से मिलकर बना हुआ होता है इसका न्यूक्लियस। ये स्ट्रक्चर किसका है, एसिडोफिल्स का। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इसके कार्य की, ठीक है, इसके फंक्शन की। तो कार्य में हम देखें तो ये कोशिकाएं क्या करती है, हिस्टाडीन का स्राव करती है, जो कि एलर्जी के समय शरीर की क्या करता है, रक्षा करता है। यह कोशिकाएं
हिस्टामिन का स्राव करती है, जो एलर्जी के समय शरीर की रक्षा करता है। और नेक्स्ट बात करें, ये कोशिकाएं बड़े आकार के परजीवियों को ल्यूकोट्रिन्स, कॉपर तथा पीएएफ प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर के द्वारा क्या करती है, नष्ट कर देती है। ये कोशिकाएं बड़े आकार के परजीवियों को ल्यूकोट्रिन तथा पीएएफ पीएलएटी प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर द्वारा नष्ट करती है। यहाँ हमने बात की एसिडों की, जहाँ हमने इसके स्ट्रक्चर को देखा, इसकी लाइफ साइकिल को देखा, है ना, इसके आकार को देखा। अब हम इसके कार्य के बारे में बात की। अब हम सेकेंड सेल लेते हैं, कौन सी है वो, बेसोफिल। नाम से ही हमें बेसोफिल्स पता चल रहा है, नाम से ही, कि ये जो है वो क्षारीय अभिरंजन द्वारा क्या होती है, अभिरंजित होती है। ठीक है, और यह जो है वो कुल डब्ल्यूबीसी का कितने प्रतिशत भाग बनाती है, 0.5 से लेकर 4%। ये कोशिकाएं कुल डब्ल्यूबीसी का 0.5 से 4% पार्ट बनाती है। इनका व्यास जो है वो कितना होता है, 8 से 10 माइक्रोन। इनका व्यास 8 से 10 माइक्रोन होता है। इनका केंद्रक वृत्त के आकार का होता है तथा आंशिक रूप से दोनों में विभाजित होता है। इनका आकार इनका केंद्रक इनका केंद्रक वृत्त के आकार का होता है। वह आंशिक रूप से पिंडों युक्त होता है। अब यहाँ हम देखें इसकी संरचना को, तो और नेक्स्ट अंदर की ओर जो है वो क्या होता है, एस आकृति पूरी बनी हुई होती है। एस के आकार का इनका जो है वो न्यूक्लियस होता है इस शेप में, ठीक है, बेसोफिल, है ना। और ये कोशिकाएं कितनी होती है, कुल डब्ल्यूबीसी का 0.5 से 4% भाग बनाती है। इनका व्यास कितना होता है, 8 से 10 माइक्रोन होता है। केंद्रक जो है वो वृत्त के आकार का होता है और आंशिक रूप से क्या होता है, पिंडों में विभक्त होता है। और इसके साथ साथ इनकी कोशिका द्रव्य में छोटी छोटी गोल कणिकाएं पाई जाती हैं जो बेसोफिलिक प्रकार की होती है। इनकी कोशिका द्रव्य में छोटी छोटी गोल कणिकाएं पाई जाती है। जो बेसोफिलिक प्रकार की होती है।
ये कोशिकाएं हिस्टामिन, हिपेरिन और सेरोटोनिन का क्या करती है, स्राव करती है। हिपेरिन जो कि क्या है, एंटीकोगुलेंट है, ठीक है, मतलब कि ये हमारी बॉडी के अंदर रक्त वाहिनियों के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग को क्या करता है, रोकता है, ठीक है। सेरोटोनिन का स्राव करती है। हिस्टामिन, हिपेरिन और सेरोटोनिन का क्या करती है, स्राव करती है। नेक्स्ट अब हम इसके कार्य की बात करें बेसोफिल की, और ये किस अभिरंजन द्वारा अभिरंजित होती है, तो ये अभिरंजित होती है किसके द्वारा, बेसिकोडाइट होती है, ठीक है, क्षारीय अभिरंजक के द्वारा अभिरंजित होती है। ये आंशिक रूप से कैसी होती है, फैगोसाइटिक प्रकार की होती है, आंशिक रूप से फैगोसाइटिक प्रकार की होती है। हिपेरिन प्रतिस्पंदन का कार्य करता है, जिससे सामान्य अवस्था में रक्त वाहिनियों में रक्त का स्पंदन नहीं होता। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या करता है, ब्लड की क्लॉटिंग को रोकता है, प्रतिस्पंदक की तरह कार्य करता है, कार्य करता है, जिससे सामान्य अवस्था में रक्त वाहिनियों में रक्त का स्पंदन नहीं होता। ये शोध क्रिया को रोकने में भी क्या होती है, सहायक होती है, इन्फ्लेमेशन को रोकने में भी सहायक होती है, शोध क्रिया को रोकने में सहायक। नेक्स्ट थर्ड कोशिका की बात करें तो तीसरी जो सेल है वो कौन सी है, न्यूट्रोफिल, या इसको कह सकते हैं न्यूट्रोफिल या न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल या न्यूट्रोफिल। ये कोशिकाएं कुल डब्ल्यूबीसी का 60 से 70% होती है। कितनी होती है, 60 से 70% होती है। डब्ल्यूबीसी कंप्लीट डब्ल्यूबीसी का 60 से 70% भाग बनाती है। इनका व्यास 10 से 12 माइक्रोन होता है। स्ट्रक्चर की बात करें इसके, तो यहाँ स्ट्रक्चर हम देखते हैं, केंद्र जो है वो 2 से 5 बिंदुओं का मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। और क्या है, कोशिकाओं के परिपक्वन के साथ साथ केंद्रक में पिंडों की संख्या जो है वो भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसलिए इन कोशिकाओं को भी क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फ या पॉलिस कहा जाता है। क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फ या पॉलिस। यहाँ हम इसके डायग्राम को देखें, ये इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसका न्यूट्रोफिल्स का। इनमें ये जो पिंड है उनकी संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। इस कारण से इसको क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फ या पॉलिस कहा जाता है। इनका केंद्र 2 से 5 पिंडों का बना होता है। कोशिकाओं के परिपक्वन के साथ साथ केंद्रक में पिंडों की संख्या बढ़ती जाती है। कोशिकाओं में परिपक्वन के साथ साथ
पिंडों की संख्या बढ़ती जाती है, अतः इन कोशिकाओं को पॉलीमॉर्फिया पॉलिस कहा जाता है। और न्यूट्रोफिल्स को नवजात शिशुओं के अंदर क्या कहा जाता है, बैंड्स कहा जाता है, क्योंकि इनका केंद्रक जो है वो कैसा होता है, छड़ के समान आकृति का होता है। नवजात शिशुओं में नवजात न्यूट्रोफिल्स बैंड्स कहलाती है। ये क्वेश्चन एक नंबर में आ सकता है। बैंड्स कहलाती है क्योंकि इनका आकार कैसा होता है, छड़ाकार होता है, छड़ के समान होता है। इनके कोशिका द्रव्य में न्यूट्रोफिल कणिकाएं उपस्थित होती है, जो कि कैसे होती है, लेशमैन स्टेन द्वारा अभिरंजित होती है। किस स्टेन के द्वारा, लेशमैन अभिरंजन के द्वारा, लेशमैन स्टेन के द्वारा अभिरंजित होती है। इनके कोशिका द्रव्य में न्यूट्रोफिल कणिकाएं उपस्थित होती है। जो लेशमैन स्टेन द्वारा अभिरंजित होती है। इनके कोशिका द्रव्य में फॉस्फेटेस, न्यूक्लियोटाइडेस, प्रोटीएस और एमाइलेज एंजाइम जो है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम उनके कार्य की बात करें तो न्यूट्रोफिल जो है वो विभिन्न प्रकार के जीवाणु और बाहरी पदार्थों को क्या करती है, फैगोसाइटिक विधि के द्वारा नष्ट करती है। ये कैसे होती है, फैगोसाइटिक विधि द्वारा विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं एवं बाहरी पदार्थों को नष्ट करती है। और ये कोशिकाएं अपने उत्पादों के द्वारा जीवाणुओं को चारों क्या करती है, खाद्य दानी जो है वो बना लेती है और उससे क्या करती है, इन कोशिकाओं को मतलब जो जीवाणु होते हैं उनको क्या करती है, इनगल्फ कर लेती है। ठीक है, अपने अंदर क्या करती है, समाहित कर लेती है। तो इस प्रकार से आज की कंप्लीट क्लास में हमने देखा WBC। ठीक है, WBC की संरचना के बारे में देखा हमने। उसके बाद नेक्स्ट हमने बात की किसकी, इसकी अलग अलग टाइप्स की। ठीक है, संरचना के बाद हमने देखा संख्या की, संख्या के बाद हमने इसके क्लासिफिकेशन को देखा WBC में, एग्रेन्युलोसाइट एंड ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट को फिर 3 अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित किया, कौन कौन सी, एसिडोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। और एग्रेन्युलोसाइट, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो आज हमने यहाँ कंप्लीट किसकी बात की, ग्रैन्युलोसाइट की, जिसमें इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स को स्टडी किया। अब कल की क्लास में हम बात करेंगे एग्रेन्युलोसाइट की और इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ प्रेजेंट होंगे। थैंक यू सो मच।